बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप चाहे तो अकेला इसको मोमेंटम ही लिख सकते हैं, बट लीनियर मोमेंटम के लिए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जानना है कि ये किस किस्म के सिस्टम पर अप्लाई हो सकती है। तो हम लेंगे एक आइसोलेटेड सिस्टम। देखें, लफ्ज आइसोलेशन के बारे में आप बखूबी वाकिफ हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हा कर देना। तो बेटे यहाँ पे एक सिस्टम है, एक ऐसा निजाम है, एक सिस्टम है जिसमें इन विच नो एक्सटर्नल, कोई भी बैरूनी नहीं होगी, एजेंसी एक्सर्ट्स अ फोर्स। एक ऐसा निजाम है जिसमें जो एक्सटर्नली कोई किसी किस्म की भी एनर्जी जो है या फोर्स जो है अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इस किस्म के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर आप लोग इसकी एक एग्जांपल बना लें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल अगर बना ली जाए तो आप लोग कह सकते हैं अ गैस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एक बंद कंटेनर के अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें कोई भी एक्सटर्नली आप लोग ना तो टेम्परेचर चेंज करते हैं और ना ही प्रेशर चेंज करते हैं। ठीक है जी। तो इस किस्म का जो सिस्टम आपके पास होगा उसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी। ए गैस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एन आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है आई जो है क्या है? एक वॉवल लेटर है, दैट इज वाई आपको एन लगाना होता है। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या बन जाता है बेटे? एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं स्टेटमेंट, कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट होती क्या है, यानी कि लॉ है क्या। ये लॉ किस चीजों पर अप्लाई हो रहा होता है ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि ये अप्लाई होता है किन पर? जो कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, जिन पर बैरूनी तौर पे किसी किस्म की फोर्स जो है अप्लाई नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे? जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, और कह लें कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये स्टेटमेंट है, द टोटल लीनियर मोमेंटम जो है इस किस्म के जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं उनके लिए बेटे वो क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर्ली जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन को। इसके लिए हम क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू स्मूथ बॉल्स of masses m1 and m2 moving with velocities, जो कि मूव कर रहे हैं वेलोसिटीज के साथ v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आप जानते हैं कि m1 के लिए v1 की बात की जा रही है, m2 के लिए v2, एक तरतीब के साथ। किसमें? इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मैस है m1, ठीक है, जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ। एक मैस है आपके पास m2 जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 के साथ, और डायरेक्शन दोनों की सेम है, जिस तरह कि मैंने एरोज यहां पे बना दिए। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो है हमारे पास जो है सेम डायरेक्शन में
मूव कर रही हैं, m1 भी और m2 भी। आप यहां पे फर्ज कर सकते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ m1 इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा है, ग्रेटर देन है किसके बेटे, m2 के, m2 से ग्रेटर देन है। अगर ये ग्रेटर देन है तो बेटे क्या होगा, ये टकरा जाएंगे। ठीक है, m1 और m2 टकरा जाएंगे। टकराने के बाद जो है ये इस तरह से निशे का बना लीजिएगा, इसका टकराव हो गया दोनों का। अब दोनों का टकराव जो हो जाता है यहाँ पे बेटा इसकी मूवमेंट इस तरफ हो जाती है, इसकी मूवमेंट इस तरफ हो जाती है। अब यहाँ पे कह सकते हैं रिएक्शन फोर्स इज, उसका नाम भी दे लें आप यहाँ पे एफ प्राइम, रिएक्शन फोर्स का नाम दे लेंगे आप लोग यहाँ पे एफ प्राइम। ले ये एफ प्राइम आप लोग बेशक F1 भी कह सकते थे, एफ प्राइम भी कह सकते हैं, एफ प्राइम जो है बेहतर रहेगा यहाँ पे। और बेटे ये रही एफ जो कि सेम डायरेक्शन में वापस जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स है एफ प्राइम इज प्रोड्यूस्ड, वो पैदा हो जाती है किसमें, इन मैस m1 मैस में। ठीक है बेटे, एक रिएक्शन फोर्स पैदा हो जाती है, वो क्या है आपके पास एफ, ये अब आपके पास क्या आ गया प्राइम। तो बेटे अब यहां पे क्या कहेंगे नेक्स्ट अब ये कह देते हैं कि हमारे पास यहां पे जो वेलोसिटीज हैं, द वेलोसिटीज नाउ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम फॉर masses m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, किसके बाद, आफ्टर कोलाइजन, कोलाइड कर जाने के बाद, टकरा जाने के बाद। तो बेटे वो क्या होगा, ये रहा m1, v1 प्राइम आ गया, और बेटे ये रहा आपके पास m2 जो कि v2 प्राइम आप कह देते हैं। ठीक है बेटे, ये है तरीकेकार इसको लिख लेने का। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहां पे हम लोगों ने इनका जो फोर्स हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटे, वो जो कि इक्वल होती है फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फॉर m1। तो बेटा m1 के लिए क्या निकलेगी, जरा गौर कीजिएगा, f प्राइम इक्वल है हमारे पास m1 v1 प्राइम, फाइनल बेटे पहले लिखा जाता है, फिर माइनस कर देते हैं इनिशियल के साथ, डिवाइड में क्या आता है t, f प्राइम हम लोगों ने यहाँ पे बेटे ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आ जाता है अब आपके पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब बेटे जो t है इक्वल के सब ले आएंगे तो बेटे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फॉर m2 देखते हैं, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम किसके लिए, फॉर m2। तो बेटे क्या बन जाएगी आपके पास f इक्वल आ जाएगा m2 v2 प्राइम, यहां पे m2 v2 आ जाएगा, उसके बाद बेटा t से आप डिवाइड कर लेंगे, और बेटा f मल्टीप्लाई t जो है वो m2 v2 माइनस m2 v2, ये प्राइम है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह रहे हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन है अब आपके पास f प्राइम मल्टीप्लाई t वाली, और एक है f मल्टीप्लाई t वाली। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम ऐड करने लगे हैं दोनों इक्वेशंस को। आप लिखेंगे यहां पे एडिंग 1 एंड 2, आप ऐड कर लेंगे 1 और 2 को। जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा f प्राइम मल्टीप्लाई t, इसको प्लस कर लेंगे आप f मल्टीप्लाई t के साथ, ये ऊपर एरो हेड लगा लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल बेटे आ जाएगा हमारे पास m1 v1 प्राइम, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, प्लस कर लेंगे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 इसके साथ। अब बेटे यहाँ पे गौर किया जाए तो आपके पास यहाँ पे t जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, f प्राइम प्लस f आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे t जो है आपके पास कॉमन आ रहा है दोनों में मल्टीप्लीकेशन।
बाकी क्या बचता है आपके पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 और प्लस था यहां पे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब बेटे क्या करते हैं आप, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारे पास ये जो f प्राइम था ये रिएक्शन फोर्स ही जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन बेटे डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, दैट इज वाई नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। अब यहां पे हमारे पास जो है ये f प्राइम आ गया, ये माइनस यहां प्लस हो गया और बेटा इक्वल आ गया जीरो के। देन आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सारी टर्म है इक्वल आती है जीरो के इनटू टी, बाकी आ गया m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, फिर बेटे प्लस कर लेंगे आप लोग m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 के साथ। अब बेटे सारा जीरो हो चुका है, अब ये सारा आप जीरो लिख लीजिएगा, इक्वल है m1 v1 प्राइम के माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम एंड बेटे माइनस m2 एंड v2। अब ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं ये दोनों आप इक्वल के इस तरफ ले आइए, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा और बेटे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम ये आपके पास ये भी प्लस में आ जाएंगे। इससे साबित हो गया ये है आपके पास टोटल लीनियर मोमेंटम पता चल रहा है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है बेटे बिल्कुल सेम है, हेंस टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन टकराव से पहले इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटे, आफ्टर कोलिजन टकराव से पहले और टकराव के बाद बेटे दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा इस तरह से आप लोगों का ये लॉ जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका है। आप लोगों ने सबसे पहले एक आइसोलेटेड सिस्टम को बयान करना है, एक एग्जांपल दे लेनी है, फिर एक स्टेटमेंट आप लोगों ने बना लेनी है। किसके लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपने एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेनेशन में आपने ख्याल ये रखना है कि हमारे पास दो यहाँ पे मैसेज लिए जाएंगे m1 और m2। ठीक है बेटे, और एक ही डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होगी। जब ये टकराते हैं तो टकराने के बाद एक रिएक्शन फोर्स पैदा होती है, बेशक वो फॉर अ व्हाइल पैदा हो लेकिन वो पैदा हो जाती है। तो बेटा किस पर पैदा होती है? m1 पर। तो ये टकराव के बाद जो है हमारे पास ये नई वेलोसिटीज बन जाती हैं, उनको आपने प्राइम से जाहिर कर देना है। ये जो डैश भी कहते हैं इसको प्राइम भी कह दिया जाता है। इसके बाद आपने फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकाल लेना है, किसके लिए? m1 के लिए और m2 के लिए। फिर बेटा इनको सम करके आप लोगों ने साबित कर लेना है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है बेटा बिल्कुल इक्वल होते हैं। शुक्रिया।